अगर कोई क्लास 10 का विद्यार्थी मुझसे या किसी अन्य टीचर से पूछे कि सर क्लास 10 के बायोलॉजी के अध्याय 1 जैव पराक्रम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, वो मुझको आप बता दीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जैव पराक्रम का वो है मानव हृदय। जी हाँ, मानव हृदय एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लगातार पिछले वर्षों से कई वर्षों में पूछा गया है और जिसके पूछे जाने के चांसेस हैं। इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं क्योंकि मानव हृदय जो है वो पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है। क्लास 10 में हैं आप तो क्लास 10 में जितने भी पेपर होंगे उसमें मानव हृदय जी हाँ आएगा, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट और लॉन्ग हर प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं मानव हृदय के हर एक वो टॉपिक, हर वो एक कॉन्सेप्ट जो आपको मानव हृदय समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको मानव हृदय इतना आसान होने वाला है कि आप मानव हृदय को भूल नहीं सकते। आइए देखते हैं मानव हृदय है क्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मानव हृदय होता क्या है। तो मानव हृदय जो होता है वो मानव हृदय ये होता है। मानव हृदय कुछ सीने के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होता है। यहाँ पर आपने इसकी स्थिति को देख लिया कि मानव हृदय कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखेंगे कि मानव हृदय के अंतर्गत वो टूल्स जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले। मानव हृदय अगर आप किसी से पढ़ते हैं तो आपको ऐसी ऐसी शब्दावली पढ़ा दी जाती हैं जिनसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे धमनी क्या होता है, सिरा क्या होता है, पल्मोनरी क्या होती है, फुसफुस सिरा क्या होता है, पल्मोनरी सिरा क्या होता है, फुसफुस धमनी क्या होता है। तो ये सब आपके समझ में नहीं आता। जी हाँ, इस सेशन के अंतर्गत आपको इस प्रकार से धमनी क्या होता है, सिरा क्या होता है, फुसफुस धमनी क्या होती है, महासिरा क्या होता है, इन सबको समझिए। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है, धमनी। तो धमनी होती क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में धमनी जो है उसका चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर ये दिया गया है वेन्स, ये सिराएं हैं और धमनी। धमनी और सिराएं होती क्या हैं? तो धमनी और सिराएं आप देसी लैंग्वेज में समझिए कि जिस प्रकार से जल को एक स्थान से खेत सींचने के लिए दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, जल को पाइप की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो धमनी और सिराएं होती हैं वो रक्त को ले जाने का कार्य। तो आई होप कि ये जो धमनी और सिराएं आपको समझ में आया हो। ये धमनी और सिराएं जो है वो रक्त संवाहक होती हैं, क्योंकि ये इनका काम जो होता है वो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं। धमनियाँ जो होती हैं वो O2 युक्त रुधिर को ले जाते हैं। यहाँ पर आप समझिए धमनी जो होती हैं वो क्या कार्य करती हैं। धमनी जो होती हैं वो हृदय से, मानव हृदय से रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं, मतलब कि रक्त का संवहन करने का कार्य करती हैं। तो आप यहाँ पर समझिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये बनता है कि जो धमनी होती हैं, धमनी वो कैसे रक्त को ले जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रक्त दो प्रकार का होता है। एक पहला जो है रक्त शुद्ध होगा और दूसरा जो है रक्त अशुद्ध होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो धमनी है वो किस प्रकार का रक्त ले जाती है। तो धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है। अच्छा, अब आप यहाँ पर इस बात को समझिए कि रक्त यदि शुद्ध होगा, रक्त शुद्ध होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा, और अशुद्ध रक्त होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा। यदि शुद्ध रक्त हुआ तो उसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा और अशुद्ध रक्त होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 पाया जाएगा। तो जैसा कि सिरा में क्या होता है, सिरा जो होता है वो अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करता है और धमनी जो होती हैं वो शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है। आइए अब हम दूसरे
शब्दावली पर बात करते हैं। दूसरी शब्दावली दिया गया है कि पल्मोनरी या फुसफुस सिरा क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत से टीचर क्या करते हैं कि रट लो पल्मोनरी फुसफुस सिरा, ये क्या है भाई, इनको आपको रटना नहीं है। इसको अगर आपने एक बार समझ लिया कि धमनियाँ जो होती हैं, यहाँ पर इस स्लाइड में बात करते हैं कि जो धमनी हैं वो शुद्ध रक्त को ले जाते हैं। सिर्फ आपको इस टॉपिक के अंतर्गत आपको इतना रट लेना है कि जो धमनी हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाते हैं और सिरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ले जाती हैं। तो अब यहाँ पर आप समझिए कि पल्मोनरी और फुसफुस सिरा क्या है। तो यहाँ पर आप समझिए कि फुसफुस सिरा, अब यहाँ पर ये इतना ट्विस्ट है कि यहाँ पर स्टूडेंट डिफीट आ जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये समझ ही नहीं पाते कि फुसफुस धमनी क्या है, पल्मोनरी सिरा क्या है, महाधमनी क्या है। यहाँ पर इतनी शब्दावली हैं कि आप इसको ध्यान ही नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आपको अभी मैं यहाँ पर जो चार्ट दिखाने वाला हूँ, इस चार्ट के माध्यम से आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर माइंड मैप की सहायता से आप मानव हृदय को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पल्मोनरी क्या है। पल्मोनरी जो है वो एक प्रकार की सिरा है, तो फुसफुस सिरा इसे कहा जाता है पल्मोनरी सिरा को। और पल्मोनरी सिरा जो होता है वो शुद्ध O2 युक्त रक्त को ले जाता है। यहाँ पर आप इसको समझिए कि यहाँ पर जैसे दायां अलिंद, तो दायां अलिंद में रक्त को ले जाने का कार्य जो करेगा वो फुसफुस धमनी करेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए। आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए कि पल्मोनरी या फुसफुस सिरा होता क्या है। पल्मोनरी को ही फुसफुस सिरा कहा जाता है और फुसफुस सिरा का दूसरा नाम जो है वो महासिरा। तो आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि ये क्लास जो है वो, जैसे कि हम मान लेते हैं कि मैराथन है, तो अगर हम इसी क्लास को कह दें महामैराथन, अगर हम इस क्लास को महामैराथन कर देते हैं तो आपका इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ ये होगा कि ये जो बड़ी क्लास हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कह दें कि महासिरा, तो महासिरा का अर्थ हुआ कि बड़े सिरा। तो बड़े सिरा जो होंगे वो क्या कार्य करेंगे, बड़े सिरा जो होंगे वो उल्टे कार्य करेंगे। अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था कि जो सिरा होंगे वो CO2 युक्त रुधिर को ले जाएंगे, वो बात सही है। लेकिन जो महासिरा होगा वो O2 युक्त रुधिर को ले जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पल्मोनरी या इसे ही फुसफुस धमनी कहा जाता है। अच्छा, फुसफुस धमनी को ही महाधमनी कहा जाता है। तो महाधमनी जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को ले जाएगी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो होगा वो अशुद्ध रक्त माना जाएगा। अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम मानव हृदय के माइंड मैप के। जी हाँ, मानव हृदय को आप यहाँ पर समझिए। ये जो मानव का हृदय है, ये मानव का हृदय जो है वो 4 पार्टों में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि मानव हृदय जो होता है वो 4 पार्टों में डिवाइड होता ही क्यों है, ये भी क्वेश्चन बनता है, जो कि पेपर के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है कि मानव हृदय जो होता है वो उसके हृदय के जो पार्ट होते हैं वो 4 ही क्यों होते हैं। जैसा कि पक्षियों में जो होते हैं वो दो होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से मानव का हृदय जो होता है उसके पार्ट की बात करें तो मानव का हृदय के पार्ट जो होते हैं वो 4 होते हैं। अगर आप इसी प्रकार से बैठे हैं, तो आप इस प्रकार से बैठे हैं तो आप अपने बाईं ओर के बाएं हाथ की ओर देखेंगे कि बायां अलिंद पाया जाएगा, और दाएं हाथ की ओर देखेंगे तो दायां अलिंद पाया जाएगा। तो दायां अलिंद मतलब मानव हृदय के ऊपरी भाग को, दाएं ओर के ऊपरी भाग को अलिंद, दायां अलिंद कहा जाएगा, और दायां भाग के निचले भाग को ही कहा जाता है दायां निलय। ठीक इसी प्रकार से मानव हृदय के बाएं भाग के जो बायां अलिंद होगा, और ठीक इसी प्रकार से बाएं भाग के नीचे की ओर निलय। कुल मिलाकर मानव हृदय के निचले भाग को निलय कहा जाता है और मानव हृदय के ऊपरी भाग को अलिंद कहा जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको मानव हृदय की एक भी चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी।
तो आइए मानव हृदय के माइंड मैप को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप मानव हृदय को समझते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मानव हृदय इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चार्ट की मदद से हम मानव हृदय को इस प्रकार से आपको समझा देंगे कि आपको मानव हृदय रटनी नहीं पड़ेगी। तो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर शरीर के अंग से शुरुआत करते हैं। शरीर का अंग आपका है। अब इस शरीर के अंदर आपका रक्त पाया जाएगा। अब रक्त पाया जाएगा तो रक्त शरीर के अंदर से रक्त जो होगा वो कहाँ पर जाएगा? मानव हृदय में। तो ये मानव हृदय में रक्त इस प्रकार से जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मानव हृदय में जब रक्त जाएगा वो तो कहाँ जाएगा? तो मानव हृदय में शरीर के अंग से जब रक्त जाता है तो वो दायां अलिंद में जाता है। दाएं भाग से रक्त जो होता है वो अलिंद में प्रवेश करता है। अब आपको यहाँ पर आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझिए कि जब शरीर से मानव हृदय में रक्त जाता है तो उसको ले कौन जाता है? तो उसको ले जाने का कार्य महाशिरा करती है। और महाशिरा, अब आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मानव शरीर के अंग में जो रक्त पाया जाएगा वो कैसा होगा? तो वो रक्त जो होगा वो CO2 युक्त होगा, मतलब कि दूषित रक्त होगा। तो जब दायां अलिंद में रक्त प्रवेश करेगा तो दायां अलिंद में एक वाल्व की सहायता से जो रक्त है वो दायां निलय में जाएगा। किस प्रकार से जाएगा? जैसा कि आप साइकिल में हवा भरते हैं तो साइकिल में हवा पंप की सहायता से भरने के पश्चात हवा नहीं निकलती, ठीक इसी प्रकार से रक्त जो है वो दायां निलय में जाने के पश्चात रक्त जो है वो ऊपर की ओर नहीं आता। तो दायां निलय में रक्त पहुंच चुका है। अब आप समझिए कि दायां निलय पंप करेगा रक्त को तो कहाँ जाएगा रक्त? तो दायां निलय जब पंप करेगा रक्त को तो ये रक्त जो है वो फुसफुस में, आप लोगों ने सुना होगा कि रक्त जो होता है उसको शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो रक्त होता है उसको शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य जो है वो फुसफुस यानी फेफड़ा करता है। तो फेफड़े में यहाँ तक तो शुद्ध जो दायां निलय था उस दायां निलय तक में जो रक्त होता है वो अशुद्ध था। और यहाँ जब मानव फेफड़े में पहुँचता है रक्त तो यहाँ पर शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध रक्त को यहाँ से लेकर के मानव के बायां अलिंद में पहुँचता है रक्त। अच्छा, अब बायां अलिंद में पहुँचेगा तो बायां अलिंद क्या रिएक्शन करेगा? तो बायां अलिंद करता क्या है कि बायां अलिंद जो है वो बायां निलय में रक्त को भेज देता है। और बायां निलय जब पंप करता है बेटा तो यहाँ पर ये जो रक्त होता है वो शुद्ध होकर शरीर के पूरे अंगों में विभाजित हो जाता है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा, एक बार फिर से आप इसको समझिए। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये कहता क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि शरीर के अंग से जब रक्त जाएगा तो दायां अलिंद में जाएगा, दायां अलिंद से दायां निलय में आएगा और दायां निलय से फुसफुस या इसे ही फेफड़ा कहा जाता है तो फेफड़े में जाएगा। अच्छा, अब फेफड़े में जाएगा तो फेफड़े में शुद्ध होगा रक्त और शुद्ध होने के पश्चात जो है वो फुसफुस सिरा लेकर आएगी बायां अलिंद में। बायां अलिंद से बायां निलय में जाएगा रक्त। बायां निलय से जाने के पश्चात रक्त जो होगा वो शरीर के अंगों में विभाजित हो जाएगा। शरीर के अंगों में हर वो जगह भेज दिया जाएगा रक्त को। स्टूडेंट, अब ये जो आने वाला है ये मानव हृदय का अनुप्रस्थ काष्ठ, ये इतना इम्पॉर्टेंट है जो कि पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है कि मानव हृदय का चित्र। तो आप मानव हृदय का चित्र बनाना सीख लीजिए, क्योंकि मानव हृदय का चित्र जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और मानव हृदय के चित्र को हम बता दें कि मानव हृदय के चित्र से हर वर्ष पेपर में 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और आपके बोर्ड पेपर में भी ये बनने 101% तय है। तो मानव हृदय को देख लेते हैं। यहाँ पर मानव हृदय का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। तो मानव हृदय में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बायां निलय यानी निचले भाग को निलय कहा जाएगा और ऊपरी भाग को कहा जाएगा अलिंद।
और ठीक इसी प्रकार से बाएं भाग को बायां अलिंद कहा जाएगा और दाएं भाग को दायां निलय कहा जाएगा और दायां ऊपरी भाग को दायां अलिंद कहा जाएगा। तो मानव हृदय आपको पूर्ण तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले मानव हृदय के कॉन्सेप्ट। देखिए, मानव हृदय जब पेपर में पूछा जाता है कि मानव हृदय का आप चित्र बनाइए, तो मानव हृदय के साथ साथ आपको मानव हृदय का वर्णन करना होता है। तो मानव हृदय के वर्णन में आप लिख सकते हैं कि मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। परिसंचरण का आप अर्थ समझिए। परिसंचरण का मतलब होता है कि मानव में रक्त जो होता है वो उसका रक्त जो होता है मानव शरीर में रक्त को और हृदय जो होता है वो भेजता है। ठीक इसी प्रकार से अलिंद की दूसरा दिया गया है कि अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्री मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। तो आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये तस्वीर दी गई है मानव हृदय की, तो आप इसको समझिए। मानव हृदय की यहाँ पर तस्वीर दी गई है। तो मानव हृदय जो होता है वो किस प्रकार से होता है? तो मानव हृदय जो होता है वो एक बंधी मुट्ठी की आकार का होता है। अगर आप इसको समझ गए, इसके डायग्राम को समझ गए, इसको डायग्राम को आप बना लेते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक जो है वो एकदम सरल होने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिए कि बायां निलय जो है, यहाँ पर बायां निलय की ओर जो रक्त है वो किस प्रकार से है। बायां निलय की ओर हृदय की भित्ति जो है वो थोड़ा सा मोटी है, ये समझिए। यहाँ पर ये भित्ति जो है वो मोटी है, क्योंकि आप समझिए कि जो रक्त होता है वो पूरे शरीर में जब भेजा जाता है तो कुछ इस प्रकार से बायां निलय से जाता है। तो इसलिए बायां निलय से जो रक्त जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भित्री मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो मानव हृदय फट भी सकता है। अब हमने देख लिया मानव हृदय को। अब हम देखने वाले हैं धमनी और सिरा में अंतर। जी हाँ, मानव हृदय को हमने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे धमनी और सिरा। जैसा कि मैंने कहा था कि धमनी और सिरा जो है वो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, या राजस्थान या बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, ये जो है क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। जैसा कि रक्त वाहिनियाँ, मतलब कि रक्त को ले जाने का कार्य जो है वो दो ही लोग करते हैं मानव शरीर में। एक पहला जो है वो धमनी है। तो धमनी किस प्रकार से कार्य करती है और सिरा किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बीच का डिफरेंट क्या है वो समझिए आप। तो डिफरेंट ये है कि जो धमनी होती हैं, धमनियाँ जो होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त यानी O2 युक्त रुधिर को ले जाती हैं, और सिराएँ जो होती हैं वो CO2 युक्त रुधिर को ले जाते हैं। तो इसको आपने समझ लिया तो आपके लिए ये टॉपिक जो है वो एकदम सरल होने वाला है। तो देखते हैं धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है। तो ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है, मतलब कि O2 युक्त रुधिर को शरीर के सभी अंगों में जो ले जाने का कार्य होता है वो धमनियाँ करती हैं, और सिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत का मतलब आप समझिए कि अनाक्सीकृत का मतलब होता है CO2 युक्त रुधिर को हृदय में ले जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस क्लास के अंतर्गत हमने देख लिया मानव हृदय क्या होता है और मानव हृदय के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे धमनी और सिराएं। धमनी और सिराएं में क्या क्या अंतर होती है, और जो महाधमनी महासिरा का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि जो धमनी होती है वो O2 युक्त रुधिर को ले जाती हैं, और सिराएं जो है वो CO2 युक्त रुधिर को ले जाती हैं। और पल्मोनरी फुसफुस सिरा क्या है वो सब हमने इस सेशन के अंतर्गत देख लिया। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हम हर एक टॉपिक, हर एक वो चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ा देंगे कि कोई यूट्यूब पर आपको पढ़ा नहीं पाएगा। तो एंड करते हैं अब यहीं पर इस सेशन को। जय हिंद, जय भारत।